नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं टीना झा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को पावर हाउस बनाना सरकार का लक्ष्य। रेज 2020 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, युवा पीढ़ी का है आने वाला कल। दो मोर्चों पर युद्ध समेत किसी भी संभावित संघर्ष के लिए तैयार है भारतीय वायुसेना। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का बयान। कहा, आपात स्थिति में तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए लद्दाख में सभी क्षेत्रों में की गई है उचित तैनाती। $21 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के सकारात्मक मिल रहे हैं नतीजे। वित्त मंत्रालय ने सितंबर के लिए अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था लौट रही है पटरी पर। आने वाले त्योहारी सीजन में पकड़ेगी और रफ्तार। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों के मुकाबले बढ़ी स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या। रिकवरी दर बढ़कर हुई 84.34%। लगातार 2 हफ्ते से सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से कम। और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा। हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए हार्वे ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स राइस होंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक ने कनेक्टिविटी को बढ़ाया है और भारत IT के क्षेत्र में प्रभावी योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तकनीक से पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिला है। India has also proved to be the powerhouse of the global IT services industry. We will continue to digital excel and delight the world. Friends, in India, we have experienced that technology improves transparency and service delivery. We are home to the world's largest unique identity system, Aadhaar. We also have the world's most innovative digital payment system, UPI. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पूरी तरह से तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है और सरकार का लक्ष्य सभी गांवों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर हाउस बने, ये भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। The aim is to provide every village with high-speed internet connectivity. Friends, now we want India to become a global hub for AI. Many Indians are already working on this area. I hope many more do so in the times to come. प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोर्सेज को क्षेत्रीय भाषाओं में भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। The future belongs to the youth, and every youngster matters. Each child has unique talents, capabilities, and aptitudes. At times, the right person ends up at the wrong place. There is a way we can change that. How about every child observing him or herself while growing up? Can parents, teachers, and friends carefully observe children, observe them from their childhood,
the start of adulthood. सम्मेलन की शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। 9 अक्टूबर तक चलने वाले सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे सामाजिक सशक्तिकरण में भागीदारी बढ़ाने और डेटा के सार्थक उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा सकता है। और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भी अपने विचार रखे। We have already set up a data protection law after the widest consultation possible. It is awaiting parliamentary scrutiny in a select committee. Is going to be finally passed by the parliament very soon. It is a fine amalgam of ensuring data privacy, data safety, data security, and also data innovation and data empowerment. And most important, giving a big fillip to data economy, which India is poised to offer. Digitization efforts driven by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi through Aadhaar, UPI, GST, and now the National Digital Health Mission and other such public digital infrastructure have created a unique opportunity for artificial intelligence to be leveraged to increase transparency and improve governance outcomes while safeguarding personal data and privacy. विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2035 तक 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित कर सकता है। रेज 2020 अपनी तरह का पहला वैश्विक आयोजन है जिसका उद्देश्य जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन और सभी को शामिल करने के लिए भारत के दृष्टिकोण का रोड मैप प्रस्तुत करना है। कृषि से लेकर फिनटेक और स्वास्थ्य सेवा से लेकर अवसंरचना तक भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी के साथ विकास के शीर्ष पर खड़ा है और रेज 2020 सम्मेलन भारत को एक डेटा संचालित समाज बनाने के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में काम करेगा। 5 से 9 अक्टूबर तक चलने वाले 5 दिवसीय मेगा वर्चुअल सम्मेलन में 44 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञों की भागीदारी देखने को मिलेगी। 125 देशों के 38,700 से ज्यादा शिक्षा जगत, अनुसंधान क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के हितधारक इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण पर चर्चा की शुरुआत करना है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वैश्विक साझेदारी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जिसका उद्देश्य न सिर्फ घरेलू बल्कि दुनिया भर के देशों में एआई आधारित समाधानों को लागू करना है, जिससे व्यापक सामाजिक सशक्तिकरण और समृद्धि की ओर आगे बढ़ा जाए। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि अपने आंकड़ों और नवाचार कौशल के बल पर भारत दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला बन सकता है, जो सामाजिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सहज समाधान प्रस्तुत करता है। रेज 2020 भारत की दृष्टिकोण और रोडमैप को जिम्मेदार एआई के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, समावेश और सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने प्रकार की पहली वैश्विक बैठक है। सरकार ने पहले 11 और 12 अप्रैल को इस सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर इसे स्थगित करना पड़ा। भारतीय वायुसेना 2 मोर्चों पर युद्ध समेत किसी भी संभावित संघर्ष के लिए तैयार है और चीन की ओर से किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए वायुसेना हर जगह पर तैनात है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि नए खतरे भारतीय वायुसेना की मजबूत क्षमता को और बढ़ाते हैं। भारतीय वायुसेना की क्षमताओं ने विरोधियों को हमेशा हैरान किया है और चीन के साथ सीमा तनाव के बीच लद्दाख में सभी क्षेत्रों में वायुसेना की उचित तैनाती की गई है। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने
पारंपरिक वार्षिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सोमवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राफेल के आने से वायुसेना की ताकत बढ़ी है। एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना 2 मोर्चों पर युद्ध सहित किसी भी संभावित संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने सीमा से जुड़े हर अहम हिस्से पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना लगातार मजबूत भी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना संकट को देखते हुए भारत ने म्यांमार को कर्ज चुकाने में 31 दिसंबर 2020 तक के लिए छूट दी है। भारत ने म्यांमार को कोविड की दवा रेमडेसिविर की 3000 खुराक दी और भरोसा दिया है कि कोरोना की वैक्सीन जब भी भारत को उपलब्ध होगी उसे प्राथमिकता के आधार पर म्यांमार को दिया जाएगा। 2 दिनों की यात्रा पर म्यांमार गए थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने राजधानी नेपिडॉ में म्यांमार के अधिकारियों और नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने वहां के शीर्ष नेता आंग सान सू की से भी मुलाकात की और रक्षा सेवाओं के प्रमुख जनरल मिन ऑन्ग हेलिंग से भी मिले। जीएसटी राजस्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिन करदाताओं का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें जनवरी से मासिक रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा। 24,000 करोड़ रुपए का IGST उन राज्यों को दिया जाएगा जिन्हें पहले कम मिला था। इसे अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। इस साल अब तक एकत्र किए गए क्षतिपूर्ति उपकर 20,000 करोड़ रुपए आज रात राज्यों को बांट दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति पर विचार विमर्श करने के लिए जीएसटी परिषद 12 अक्टूबर को बैठक करेगी। This year's compensation cess collected amounting to 20,000 crores will be distributed late night today. So there wouldn't be anything kept behind. The entire amount will be disbursed. A call was taken that this has to be corrected. And then the formulation with which, even if the money was devolved to the states which had to get the money, which had got earlier, far lesser than what they should have got, difficulty arose about how to get the money back from states which had received more. So on that, we wanted to have a way in which that can be solved without burdening the states today. भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। आने वाले त्योहारी सीजन में इसमें और ज्यादा रफ्तार आ सकती है। वित्त मंत्रालय ने सितंबर के लिए अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में यह बात कही है। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि 21 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। कोरोना के बीच अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलने का सकारात्मक असर दिखाई दिया है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते के आंकड़े देखकर लगता है कि कोरोना के मामलों में अब धीरे धीरे गिरावट भी आ रही है। त्योहारी सीजन में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में तेजी आने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार कोविड-19 के बीच कारोबार को बढ़ावा देने के उपाय अपनाने के लिए तैयार है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक और मध्य अवधि की विकास दर में गिरावट की आशंका है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड मामलों के बढ़ने और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत में अनलॉक प्रक्रिया के शुरू होने के साथ कई क्षेत्रों में मांग में तेजी आई है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में सुधारों पर जोर दिया गया है। पुराने कृषि कानूनों के चलते किसान स्थानीय मंडी और बिचौलियों के बीच फंसकर रह गया था। सितंबर के महीने में PMI डेटा, GST, टोल संग्रह, ई-वे बिल, बिजली की खपत और ऑटो बिक्री जैसे कई संकेतकों में तेजी दिखाई दी है। विनिर्माण क्षेत्र में मांग को देखते हुए रिकवरी की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं।
पश्चिम बंगाल में राजनेताओं की लगातार हत्या के मामलों को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जताई है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इन मामलों पर ध्यान देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति चिंताजनक है और इससे लोकतांत्रिक शासन कम हो रहा है और अराजकता बढ़ रही है। राज्यपाल ने कहा कि राजनीतिक हिंसा और हत्याओं को जल्द रोका जाना चाहिए। इससे पहले राज्यपाल ने बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या के परिप्रेक्ष्य में राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को समन भेजकर जवाब तलब किया था। उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने इस हत्या के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। इसके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने राज्य में आज धरना प्रदर्शन भी किया। मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए एसओपी और दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में स्कूल परिसर और वहां रखी वस्तुओं की सफाई और डिसइंफेक्शन शामिल हैं। इसके अलावा स्कूल में छात्रों की उपस्थिति को लेकर लचीलापन रहेगा और 3 सप्ताह तक कोई असेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद से खोले जाने की छूट दी गई है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित राज्यों की सरकार की ओर से ही लिया जाना है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बृहद गाइडलाइन तैयार की हैं, जिसमें सुरक्षा और दूरियों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं उनको स्कूल खोलते समय परिस्थितियों को देख करके और अभिभावक की सहमति से ये स्कूलों में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितनी दूरी पर होगा, तो वो जो एसओपी जारी हुआ है उसका भी पालन करना होगा। पिछले 5 दिनों में देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। वहीं लगातार 14 दिनों से देश में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से नीचे बनी रही। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 84.34% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 76,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। लगातार स्वस्थ होने की बढ़ रही दर से कोविड रोगियों की संख्या में कमी आई है। इस बीच देश में एक दिन में 9 लाख से ज्यादा कोरोना के नमूनों की जांच की गई है। कोरोना के खिलाफ सरकार की टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट टेक्नोलॉजी की रणनीति कारगर साबित हो रही है। हाल के दिनों में कोविड-19 से ठीक होने वाले केस की संख्या नए मामलों से अधिक हो गई है। इसके चलते देश में लगातार 2 सप्ताह से कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से नीचे है। पिछले 5 दिनों में देश में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 2 दिन में नए मामले से ज्यादा रिकवरी दर्ज की गई है। 1 अक्टूबर को 86,000 से अधिक मामले सामने आए थे, जबकि 85,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 5 अक्टूबर तक आते आते नए मामलों की संख्या घटकर 74,000 से अधिक हो गई, जबकि रिकवरी 76,000 से भी अधिक हो गई है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 76,737 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 55,86,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 84.34% हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 74,442 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 66 लाख को पार कर गया है। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 903 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 1,02,685 हो गई है। अभी देश में कोरोना के 9,34,427 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 14.11% है, जबकि मृत्यु दर 1.55% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक
पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,89,860 नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर अब तक 7,99,82,394 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में प्रतिदिन हर 10 लाख की आबादी पर औसतन 828 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। यह आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी दिशा निर्देशों से तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के विशेष सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कोविड-19 रिस्पांस पर हो रहे विशेष सत्र में उन्होंने कहा कि आज मानवता जंग लड़ रही है, हमें मिलकर चुनौतियों का सामना करना होगा और बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच हो, ऐसी हमें तैयारी करनी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हम उनकी कुर्बानी को याद रखेंगे। देशों की ओर से किए गए प्रयासों के जरिए ही बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकी है। I must take this opportunity to acknowledge all member states for acting with speed and scale during the rapidly evolving pandemic and displaying solidarity to help each other on a bilateral as well as a multilateral basis. The hard work and determination demonstrated by the countries have saved countless lives amid the ongoing response. This fifth special session of the WHO Executive Board has been called specifically to focus on the measures necessary to ensure the full and effective implementation of the terms of Resolution WHA 73.1 on COVID-19 response. IIT में दाखिले के लिए JEE एडवांस्ड के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। पुणे के चिराग फ्लोर ने परीक्षा में टॉप किया है। 43,000 से अधिक छात्रों को JEE एडवांस्ड परीक्षा में सफलता मिली है। जेईई एडवांस परीक्षा के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए गए, जिसमें पुणे के चिराग फ्लोर अव्वल रहे। चिराग ने 396 में से 352 स्कोर हासिल किया। परीक्षा में गांगुला भुवन रेड्डी ने दूसरा और वैभव राज ने तीसरा स्थान हासिल किया। लड़कियों में कनिष्का मित्तल ने टॉप किया है। जेईई एडवांस की परीक्षा देने वाले 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों में से 43,000 से अधिक ने क्वालिफाई किया है। आईआईटी में प्रवेश के लिए 27 सितंबर को आईआईटी दिल्ली ने देश भर में परीक्षा का आयोजन किया था। कुल 1,60,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 96% छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा में सफल हुए छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही छात्रों से भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने का अनुरोध भी किया। शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि जिन छात्रों को पसंदीदा रैंक नहीं मिले, उनके लिए भी आगे ढेरों अवसर मिलेंगे। शिक्षा मंत्री ने आईआईटी दिल्ली को भी सफलतापूर्ण परीक्षा कराने और तय वक्त पर परीक्षा के परिणाम घोषित करने के लिए बधाई दी। मेडिसिन के क्षेत्र में साल 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस साल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। इन वैज्ञानिकों की खोज के कारण इतिहास में पहली बार हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव हो पाया। इस साल मेडिसिन के पुरस्कार को कोरोना की महामारी के कारण विशेष महत्व दिया गया। इसके साथ ही नोबेल पुरस्कारों की घोषणा का सप्ताह भी शुरू हो गया है। आज वर्ल्ड हैबिटेट डे है। ये दिन सभी के लिए पर्याप्त आश्रय की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम है सभी के लिए आवास। पहली बार वर्ल्ड हैबिटेट डे 1986 को मनाया गया था और इसकी थीम थी आश्रय मेरा अधिकार। तब से हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को ये मनाया जाता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय अभियान से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि नागरिकों के लिए ऊर्जा, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित, स्वच्छ, सुरक्षित आवास उपलब्ध होना एक सभ्य समाज का लक्षण है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।